नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से भारत की जो वित्तीय प्रणाली है किस तरह से कार्य करती है, इसमें कौन कौन सी संस्थाएँ हैं, और इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि वित्तीय प्रणाली में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो अगर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वित्तीय प्रणाली क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है, तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। और अगर इस पर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप आसानी से अटेंड भी कर लेंगे और समझ लेंगे क्या चीज़। क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चे क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन परीक्षा में अगर आप देखेंगे जो आता है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम कोई हो, टीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। करंट अफेयर से इकोनॉमिक्स की ध्यान दें आप लोग, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, करंट अफेयर पढ़ तो लेते हैं लेकिन चीज़ें के समझ में नहीं आती कि आखिर में टर्मोलॉजी रट लेते हैं और उसको मतलब नहीं पता है वहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, उससे कनेक्टिविटी उनकी नहीं है, तो वो काफ़ी लंबे समय तो याद नहीं रहता और परीक्षा में क्वेश्चन गलत करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर होती है कि आखिर में क्या टर्मोलॉजी है, कहाँ से टर्मोलॉजी निकल के आ रही है, क्या उसकी डिफिनेशन है, तो आपको चीज़ें आसानी से याद आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का पेपर जब देते हैं आप लोग, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो चाहे पीसीएस का पेपर हो, तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि कोई चीज़ आप लिखने जाए तो वहाँ पर लिखने के लिए चीज़ें होती है, तो आपको करंट से चीज़ें जोड़ के लिखनी होती हैं। तो करंट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन करंट को जो आपकी परंपरागत जो स्टैटिक जीएस का हिस्सा है इकोनॉमिक्स के अंदर, खासकर मैं भी इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ तो यहाँ बता रहा हूँ, उसके साथ उस करंट को जोड़ नहीं पाएंगे कब तक, जब तक आपको स्टैटिक जीएस अच्छे से ना पता हो, तब तक आप करंट को स्टैटिक जीएस के साथ कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, अगर आपको स्टैटिक जीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करंट का जो सेक्टर, करंट जो आ रहा है, जो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, तो उसको आप चीज़ों को जोड़कर पेपर में लिख पाएंगे अच्छे से और वो चीज़ समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स भी आप जब सिलेबस उठा के देखेंगे मेंस का, पीसीएस का या यूपीएससी का, तो उसमें भी आप देखते होंगे इकोनॉमिक्स भी आती है। आप सब चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे नंबर घटते हैं। तो आपको एटलीस्ट कम से कम बेसिक चीज़ें पता हों, बेसिक चीज़ें पता हो क्योंकि आप लिखते क्या हैं। आप ये देखिए ना कि मेंस में लिख क्या रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखते हैं आप। वो ऐसा नहीं होता कि मेंस के लिए को बहुत अलग से कोई बुक पढ़नी पड़ती है कि आप जाके पढ़ते हैं, ठीक है ना। मगर अगर आपको डिफिनेशंस तैयार हैं, उसके बारे में आपको पता, क्लियर कट कॉन्सेप्ट पता है कि वो चीज़ें क्या है, तो आप वही चीज़ें तो लिखते हैं मेंस में। और क्या कोई अलग से कोई बुक थोड़ी ना आती कि आप प्री के लिए अलग पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग पढ़ रहे हैं, तो आपका कोर्स इतना से इतना हो गया है, तो वो चीज़ें ध्यान दें थोड़ा सा। तो चीज़ें क्या होती है, बहुत चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं। तब आप प्री में ही मेंस के लेवल की भी तैयारी कर लेते हैं, कब आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। ये एक अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है कि आप किसी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जब हम ये कह रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था भारतीय वित्तीय प्रणाली के चारों तरफ घूम रही है। पहली चीज़, अब कैसे घूम रही है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में प्रथम दृष्टया आती है जब भारत की अर्थव्यवस्था देखते हैं आप, ठीक है ना। तो उसमें किस तरह से रोल अदा करेगी, इसको पहले हम लोग समझते हैं इसको यहाँ पर कि भारतीय वित्तीय प्रणाली है क्या। भारतीय वित्तीय प्रणाली का आशय होता है कि राशियाँ जो होती हैं, पैसा, रुपया, है ना, राशियाँ जो होती हैं आपकी, उसका उधार लेना और उधार पर देना, ये इसकी परिभाषा में शामिल किया जाता है वित्तीय प्रणाली के अंदर। अगर पूछिए कोई कि वित्तीय प्रणाली क्या है, तो डिफिनेशन में कहेंगे राशियों को उधार पर लेना और उधार पर देना। तो उधार पर लेगा कौन और उधार पर देगा कौन। तो उधार पर लेगा व्यक्ति कोई लेगा, जैसे कि हम आप, या कोई संस्थान लेगा, या कोई कंपनी लेगी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, या सरकार लेगी सार्वजनिक व्यय के लिए। सरकार लेती है, सरकार ऋण लेती है कि नहीं लेती है, आरबीआई से लेती है। आप सुनते हैं हमेशा करंट अफेयर में सरकार ने ऋण लिया है, कितना ऋण की मांग कर रही है, आरबीआई से कितना डिमांड कर रही है सरकार अपने सार्वजनिक व्यय में खर्च करने के लिए, अक्सर आप सुनते हैं। तो कौन लेगा और कौन देगा,
अब तो लेने की बात होगी कि हाँ ये व्यक्ति ले रहा है, संस्थान ले रहा है, कंपनी ले रही है, सरकार ले रही है धनराशि, लेकिन पैसा या राशि कौन देगा? तो हमारा जो बैंकिंग प्रणाली है, हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है वो ऋण देने का काम कर रही है, यानी उधार देने का काम कर रही है। लेने वाला व्यक्ति है, लेने वाला संस्थान है, कंपनी है, सरकार है, लेकिन देने वाली बैंकिंग प्रणाली है। अब उस बैंकिंग प्रणाली में कौन कौन से प्रकार के बैंक हमारे आते हैं वो हमको देखना है। और अगर हमने ये शब्द बोला कि कौन कौन से बैंक आते हैं तो आपके दिमाग में आसानी से क्लिक कर रहा होगा कि सर वही बैंक, तो वाणिज्यिक बैंक की तो बात आप कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल वाणिज्यिक बैंकों की बात कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों में आपके बहुत प्रकार के बैंक आ गए हैं, आते हैं, और बहुत से ऐसे बैंक होते हैं जो गैर वित्तीय गैर अनुसूची बैंकों के अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे एक अनुसूची बैंक होते हैं, गैर अनुसूची बैंक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं। तो अब आइए, इतना चीज़ें आपको मोटा मोटा चीज़ें दिमाग में आपके आ गया है। अब हम देखते हैं इस प्रणाली के 4 प्रभाग होते हैं। अब ये 4 प्रभाग कौन से? याद देखिए, प्रणाली, इस वित्तीय प्रणाली के 4 प्रभाग हैं। 4 प्रभाग कौन है? मतलब कि 4 प्रभाग का मतलब कहाँ पर लेन देन की प्रक्रिया संपन्न हो रही, किन किन, हमारे मोटा मोटा दिमाग में क्या चीज़ आता है, कहाँ कहाँ संपन्न हो रही है ये। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए औद्योगिक वित्त, मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस की बात जब की जाती है वहाँ पर लेन देन की प्रक्रिया हो रही है। कृषि वित्त, एग्रीकल्चरल फाइनेंस में लेन देन की प्रक्रिया होती है। विकास वित्त यानी डेवलपमेंट फाइनेंस में लेन देन की प्रक्रिया हो रही है, यानी उधार लेना उधार देने की बात हो रही है। राजकीय वित्त यानी गवर्नमेंट फाइनेंस के अंदर उधार देने उधार लेने की बात हो रही है। क्योंकि हम चीज़ों को हवा में नहीं चीज़ बता सकते हैं, हर चीज़ हवा में नहीं होती है। अब उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है कि हम फाइनेंस, हम ये इस प्रणाली को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, इस उधार लेने उधार देने की प्रक्रिया कहाँ देखने को मिल रही है। आपसे पूछ रहे हैं कहाँ देख रहे हैं आप? आपने कह दिया या ठीक है, संस्थान, कंपनियां, सरकार कह दिया आपने, लेकिन कहाँ उसको एक कैटेगराइज कर दिया गया मोटा मोटा कि हाँ कौन कौन से सेक्टर काम कर रहे हैं हमारे भारत के अंदर। हमारे भारत के अंदर उद्योग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे देश में कृषि व्यवस्था है कि नहीं है? हमारे में विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं? हमारे देश में सरकार है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो औद्योगिक वित्त में उधार लेन देन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, कृषि क्षेत्र में उधार लेन देन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, विकास क्षेत्र में उधार लेन देन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, और राजकीय वित्त क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट फाइनेंस में उधार लेने और देने की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। डिफिनेशन को डायरेक्ट कनेक्ट करिए उन चीज़ों से जो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जानी है। ये तो प्रभाग हो गए। क्या हो गए दोस्तों? प्रभाग हो गए। लेकिन अब आते हैं, इस भारतीय वित्त प्रणाली के 2 मोटे अंग हैं, जहां ध्यान दें। अंग कौन से हैं? तो अंग ये हैं, भारतीय मुद्रा बाजार या साख बाजार बोलते हैं। दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। अब सर ये क्या है? भारतीय मुद्रा बाजार या साख बाजार या भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है? तो वही सेम चीज कि उधार लेना और उधार देना तो हो गया। अब कितना उधार देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो जब हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत छोटा सुधार देंगे। हम छोटा सुधार नहीं देंगे, हम मीडियम श्रेणी का उधार देंगे। हम मीडियम श्रेणी का उधार नहीं देंगे, हम बहुत ही दीर्घ श्रेणी का उधार देंगे या दीर्घ समय के लिए देंगे। तो ये चीज़ होता है ना, कैटेगरी में कितने की होता है, स्मॉल होता है, फिर मीडियम होता है, फिर बड़ा होता है उससे, ठीक है ना। तो अब किस लेवल पे? तो इसमें 2 डिवाइड कर दिया गया, भारतीय मुद्रा बाजार हो गया, भारतीय पूंजी बाजार। जब हम भारतीय मुद्रा बाजार की बात करते हैं, इंडियन मॉनेटरी मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पर अल्पकालिक राशि, देखिए मैंने क्या लिखा है, अल्पकालिक राशियां, मतलब कम समय के लिए राशियां, लगभग 1 वर्ष से कम के लिए हम राशियों को उधार देते हैं या उधार दिया जाता है। उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है कम समय के लिए। जो बैंक हैं वो कम समय के लिए यानी 1 वर्ष से कम समय के लिए, मतलब अल्पकालिक हैं, जो उधार देंगे और उधार लेंगे।
यहाँ पर यह प्रक्रिया देखने मतलब इस वित्तीय प्रणाली को इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भारतीय मुद्रा बाजार या साख बाजार के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी। आपसे पूछा गया कि बताइए भारतीय मुद्रा बाजार या साख बाजार का आशय क्या है, तो हम ये कहेंगे इस प्रकार की वित्तीय प्रणाली में अल्पकालिक राशियों के रूप में उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है। अल्पकालिक राशियां, काल शब्द का इस्तेमाल किया मतलब कम समय के लिए, यानी 1 वर्ष से कम समय के लिए। भारतीय पूंजी बाजार में इसके उलट काम होता है, यानी मध्यकालीन या दीर्घकालीन राशियों के लिए उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है। ये दो चीज़ देखने को मिलता है भारतीय पूंजी बाजार यानी इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट, ध्यान दें, पूंजी बाजार टर्म ध्यान दीजिएगा, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। मतलब कि जब पूंजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मध्यम काल के लिए और दीर्घ काल के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब 1 वर्ष से बाद के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, और अल्पकाल मतलब 1 वर्ष से कम के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस वित्तीय प्रणाली में मोटे मोटे ग्राफ को के थ्रू हम इसको समझ लें कि क्या है भारतीय मुद्रा बाजार। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसकी डिफिनेशन को, भारतीय पूंजी बाजार की डिफिनेशन को हमने पढ़ा, तो भारतीय मुद्रा बाजार में क्या क्या शामिल कर रहे हैं इसको भी ध्यान दें। तो इस भारतीय मुद्रा बाजार में जो अल्पकालिक ऋण दे रहे हैं, ध्यान दें, अल्पकालिक, उसके अंदर संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र शामिल होते हैं। असंगठित क्षेत्र की अक्सर बात नहीं होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है और अभी भी कहीं कहीं असंगठित क्षेत्र सक्रिय हैं, ध्यान दें। अब यहाँ पर देखते हैं संगठित क्षेत्र जब हम बात करते हैं जिसकी नज़र, जो कि सरकार की नज़रों में सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रही है, या अर्थात सरकार द्वारा बनाई गई किसी संस्था के नियंत्रण में कार्य कर रही है, उसमें जैसे आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक है, तो ये संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अंदर निजी बैंक को शामिल करते हैं, सार्वजनिक बैंक को शामिल करते हैं, विदेशी बैंक को शामिल करते हैं। ध्यान दें, कौन कौन से बैंक को, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक और विदेशी बैंक को शामिल किया जाता है। किसमें, केंद्रीय बैंक के अंतर्गत जो बैंक आ जाते हैं। उसके अलावा वाणिज्यिक बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं, ठीक है। और जब हम असंगठित क्षेत्र में आते हैं तो इसमें देशी बैंक यानी साहूकार और महाजन, जिनकी व्यवस्था को कम किया जा रहा है कि व्यवस्था ना सक्रिय रहे, क्योंकि ये शोषण का कारण रही हैं, इसीलिए हम संगठित क्षेत्र पे ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब देखते हैं आरबीआई अधिनियम है 1934, जिसके अंदर 2 अनुसूचियां हैं, एक प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची। तो असंगठित जो आरबीआई अधिनियम है 1934 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में अनुसूचित बैंकों को लिस्ट किया गया है। उसके अंदर जितने बैंक शामिल किए गए हैं वो सभी अनुसूचित बैंक हैं, और जो इसके अंदर नहीं है वो सभी गैर अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में हैं। ध्यान दें, मेरी बातों को ध्यान सुने। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची के अंदर जो बैंक शामिल हैं उसे अनुसूचित बैंक कहा जाता है, और जो बैंक नहीं शामिल हैं द्वितीय अनुसूची में उसे गैर अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान दें, ये तो हो गया हमारा भारतीय मुद्रा बाजार। अब भारतीय मुद्रा बाजार कार्य कैसा करता है, कैसे कार्य करता है भारतीय मुद्रा बाजार, उसको हम लोग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर आता है भारतीय पूंजी बाजार की बात कर रहे थे। भारतीय पूंजी बाजार में 4 हैं, 4 प्रकार देखने को मिले। एक है परम प्रतिभूति बाजार, जिसे हम लोग गिल्ट एज मार्केट कहते हैं, गिल्ट शब्द का इस्तेमाल आप लोग सुनते होंगे। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है, विकास वित्त संस्थान है, और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं इसके अंदर। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत 2 हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। आजकल इसका प्रयोग बहुत लोग कर रहे हैं और पहले लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। हालांकि हो सकता है टर्मोलॉजी ना जानने हो, लेकिन इसका प्रयोग सब लोग कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है ना। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार आजकल बहुत सक्रिय है। ऑनलाइन का समय है तो बहुत ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लगा रहे हैं। लोग सबके हाथों में शेयर मार्केट है, ठीक है ना। ग्रो ऐप का नाम आप लोग सुन रहे होंगे। ग्रो ऐप
में आपको प्रतिभूति बाजार भी देखने को मिल जाएगा और द्वितीयक बाजार भी देखने को मिल जाएगा, दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। यह औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत इसको रखा गया है। परम प्रतिभूति बाजार होता क्या, इसको समझ लें। यह है गिल्ट एज मार्केट, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अक्सर क्या होता है परीक्षा में परम प्रतिभूति बाजार ना लिख के गिल्ट एज मार्केट लिख के दे देते हैं परीक्षा में, तो ध्यान देंगे। तो परम को बोलते हैं गिल्ट एज, ठीक है, परम प्रतिभूति बाजार। इसमें क्या होती है, सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। इस पर निश्चित ब्याज दर प्राप्त होती है। अक्सर लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं गिल्ट एज मार्केट पे। क्यों? क्योंकि इसकी जो कीमत होती है वो निश्चित होती है, वैरी नहीं करती रहती है वर्ष दर वर्ष, ध्यान देंगे, वैरी नहीं करती की, इसीलिए इस पे एक निश्चित ब्याज दर हमेशा मिलता रहता है। इसीलिए लोग इस प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, ठीक है। कोई प्रतिभूति ले ली सरकार की, अर्ध सरकारी प्रतिभूति, उस पर क्या होगा, निश्चित ब्याज दर तय कर दी जाएगी और क्या कर देंगे, उस निश्चित ब्याज दर पर आपको कैसा भी मार्केट हो, मार्केट में कितनी भी गिरावट देखने को मिले साल दर साल, आपको जिस प्रतिभूति पे ब्याज जिस वर्ष आपने लिया जो फिक्स है, उसको आप चाहे 4 साल बाद उस पर आप उसको बेच कर पैसा गेन करें तो भी आपको उसी ब्याज दर में मिलेगी। 2 साल बाद करें, 4 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, 6 साल बाद करें, हमेशा आपको निश्चित ब्याज दर पर ही आपको उसका मूल्य दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब आते हैं औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, जिसकी हम बात कर रहे हैं। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को बोलते हैं क्या, निगम क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सा पूंजी और ऋण पत्रों से संबंधित है ये। यानी आप देखते होंगे कुछ कंपनियां जो लिस्टेड नहीं होती हैं वो अपना आईपीओ जारी करती हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये जारी करती हैं, ठीक है। इससे क्या करती है कंपनियां, पैसे का अर्जन करती है, पैसा इकट्ठा करती है, फिर उसको शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो कितना पैसा अर्जित करती हैं वो आईपीओ के माध्यम से अर्जित करती हैं, ठीक है। आईपीओ आजकल बहुत लोग लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे, ठीक है। एक होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है ना, ये भी पैसा अर्जन का एक तरीका है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे। द्वितीयक बाजार क्या होता है, स्टॉक बाजार या स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी शेयर मार्केट होता है, लेकिन ये पहले से ही शेयर मार्केट में कंपनियां क्या होती है, लिस्टेड होती हैं और हम उसका जाकर शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये सेफ होता है आईपीओ आपका, जो आईपीओ आप लोग खरीदते हैं, जो लोग खरीदते होंगे उनको पता होगा कि आईपीओ जो है बहुत ही सेफ होता है। इसमें क्या करते हैं, कंपनी अपना आईपीओ जारी करती हैं और उससे पैसे कर दें, जिन लोगों का आईपीओ ओपन होता है, खुलता है, उनको फिर उसी हिसाब से प्रॉफिट गेन होता है सबका नहीं होता। फिर उसको पैसे जितने का आप आईपीओ लेते हैं उस प्रकार से आपका आईपीओ ओपन होता है तो आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो मिलेगा। और अगर आपका आईपीओ नहीं ओपन होता तो आप जितने में आईपीओ आपने लिया वो पैसा आपको अकाउंट में फिर से रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, आप लोग जानते होंगे, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल उनको पता होगा। द्वितीयक बाजार में स्टॉक बाजार, स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, जिसमें कंपनियां पहले से लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और उस कंपनियों का शेयर हम लोग खरीदते हैं। तो इस तरह से कंपनियां क्या करती हैं, पैसा अर्जित करती है और अपनी कंपनियों का क्या करती हैं, विस्तार करती हैं। ध्यान देंगे, कंपनियों को चाहिए पैसा, तो पैसा कहाँ से उनके पास आएगा, उसके लिए क्या होती है, कंपनियां क्या करती हैं, अपने कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, देश विदेशों में उसको बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा लेती हैं। और पब्लिक से पैसा कैसे लेंगी, अपना शेयर निकालती हैं, और शेयर जब निकालती हैं तो लोग क्या होते हैं, शेयर को खरीदते हैं। यानी वो क्या करते हैं, कंपनी के अंदर व्यक्ति जो शेयर लेता है वो अपनी हिस्सेदारी खरीदता है। एक तरह से आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के एक तरह से कह सकते हैं ऑनर हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें शेयर मार्केट को कभी और भी समझ लेंगे, आप लोग को पता भी होगा बहुत लोगों को, लेकिन हम जो यहाँ बता रहे हैं आपके प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को एक्सप्लेन यहाँ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत भारतीय मुद्रा बाजार किस तरह से कार्य करता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।